हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान परिसंघीय है या फिर यह एक एकीकृत संविधान है, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि परिसंघ क्या है, एक फेडरेशन क्या है। तो दोस्तों, फेडरेशन की अर्थात परिसंघ की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सामान्यतः अमेरिकी संविधान को ही परिसंघीय मानते हुए किसी भी संविधान के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर परिसंघ एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें दो या अधिक संप्रभु राज्य एक करार के द्वारा अपनी सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी संप्रभुता के कुछ अंश परिसंघ को सौंप करके इसका निर्माण करते हैं। अर्थात संप्रभुता संपन्न राज्य जो हैं आपस में एक करार करके परिसंघ की रचना करते हैं और अपनी संप्रभुता के कुछ अंश अर्थात कुछ विषय परिसंघ को सौंप देते हैं और आंतरिक प्रशासन के दृष्टिकोण से वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह 50 राज्यों का एक परिसंघ है। इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ कहा जाता है। अर्थात न तो राज्यों को बदला जा सकता है, उनकी संख्या कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है, और ना ही परिसंघ को समाप्त किया जा सकता है। तो जो ये 50 राज्य हैं अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, वो अपनी आर्थिक नीति, विदेश नीति और सुरक्षा से संबंधित मामले जो हैं ये परिसंघ को इन्होंने सौंप दिया है। इनका प्रशासन परिसंघीय सरकार ही करती है। जो अन्य मामले हैं उसमें परिसंघ की जो संघटक इकाइयाँ अर्थात जो राज्य हैं उसमें वे स्वतंत्र होती हैं। उनका प्रशासन वे स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं, परिसंघ उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो परिसंघ की यह एक परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिसंघीय संविधान जो होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण होते हैं। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला है द्वैध शासन, डायरकी होता है वहाँ। अर्थात परिसंघ प्रणाली में दो सरकारें होती हैं। पहली परिसंघ की सरकार होती है अर्थात केंद्रीय सरकार, तथा दूसरी परिसंघ के संघटक इकाइयों की सरकारें अर्थात राज्यों की सरकारें। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है एक परिसंघीय संविधान का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। दूसरा कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। परिसंघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में या फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता होती है वहाँ, और स्पष्टतः परिसंघ की रचना संविधान के द्वारा होती है। अतः केंद्र एवं राज्यों की विधायी, कार्यपालक और न्यायिक शक्तियाँ संविधान के अधीन होती हैं तथा इसके नियंत्रण में होती हैं। चौथा कि वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता होती है। परिसंघ प्रणाली के अस्तित्व के लिए न्यायिक सर्वोच्चता एक अनिवार्य शर्त होती है जो परिसंघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन को बनाए रखती है। तो
एक परिसंघीय संविधान के ये 4 महत्वपूर्ण अभिलक्षण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कि भारतीय संविधान परिसंघीय या एकीकृत क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसका निर्माण राज्यों के मध्य किसी करार का परिणाम नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता के व्यपगत होने पर अर्थात समाप्त होने पर, उसका लोप होने पर देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के एकीकरण से यह अस्तित्व में आया है। अतः रचना के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान परिसंघीय नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि भारतीय संविधान में परिसंघीय सरकार के कुछ अभिलक्षण अवश्य हैं, जैसे पहला कि भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था है, डायरकी है, यहाँ भी केंद्र और राज्यों की सरकारें हैं। दूसरा कि शक्तियों का पृथक्करण भारतीय संविधान में भी किया गया है, केंद्र एवं राज्य सूची के विषयों का संविधान में विवरण प्रदान करते हुए दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा कि संविधान की सर्वोच्चता भारतवर्ष में भी है, भारत में भी संवैधानिक सर्वोच्चता है और केंद्र तथा राज्यों की सरकारें सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं। चौथा कि न्यायिक सर्वोच्चता भारतवर्ष में भी है, भारतीय संविधान में भी इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत देश के उच्च न्यायालयों को न्यायिक सर्वोच्चता प्रदान की गई है। इस तथ्य की चर्चा मैंने अलग से जो एक वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में भी एक परिसंघीय संविधान के जो मुख्य अभिलक्षण हैं वो मौजूद हैं, लेकिन परिसंघीय लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इसे एकीक स्वरूप प्रदान करते हैं। आइए उन्हें देखें। तो सबसे पहला कि कुछ विशिष्ट उपबंधों को छोड़कर केंद्र सरकार बिना राज्य विधान मंडलों की सहमति के संविधान में संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, तथा राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3 में यह बात कही गई है, जो कि अमेरिकी संविधान के विपरीत है। अमेरिका में परिसंघीय सरकार किसी भी राज्य के नाम अथवा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अमेरिकी फेडरेशन जो है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ है, जबकि भारतवर्ष में ये बात नहीं है। दूसरा कि राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई कुछ विशेष विधि को राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वह विधि बनती है। अनुच्छेद 200 में तथा 201 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कुछ विधि को राज्य का राज्यपाल, राज्य विधान मंडल अगर कोई विधि बनाती है तो उसे राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, और जब राष्ट्रपति उसे अनुमति देता है तभी वह विधि बनती है, अर्थात कानून बनता है। तीसरा कि राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की बात भी स्वीकार नहीं की गई है, अर्थात जो उच्च सदन है राज्यसभा भारतवर्ष में, उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है। चौथा कि राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के अनुमोदन से राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। यह बात अनुच्छेद 249 में 249 में इस बात का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका में ऐसा संभव नहीं है। पांचवा
कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देना और उनका राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को विघटित कर देने की शक्ति केंद्र के पास है। अनुच्छेद 365 में यह बात कही गई है कि संघ सरकार यदि राज्यों को कोई निर्देश देती है और उस निर्देश का पालन राज्य की सरकारें नहीं करती है तो केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह राज्य सरकारों को विघटित कर सकती है। राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफलता का समाधान होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्य सरकार को विघटित करके। सातवां कि इसी प्रकार संविधान में केंद्र एवं राज्य सूची के विषयों का स्पष्ट विभाजन अवश्य है, लेकिन अमेरिका के विपरीत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। अर्थात ऐसे विषय जिनका विवरण न राज्य सूची में है और न केंद्र सूची में है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र को सौंपी गई है कि केंद्रीय सरकार ही उन पर कानून बना सकती है। आठवां कि राज्य व्यवस्था के प्रकृति के दृष्टिकोण से भी भिन्नता मिलती है। जैसे इकहरी नागरिकता है भारतवर्ष में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक तो यूएसए की नागरिकता और नागरिक जिस राज्य का है उस राज्य की नागरिकता, जबकि भारतवर्ष में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसी प्रकार न्यायिक व्यवस्था भी भारतवर्ष में इकहरी है, लोक सेवकों का विभाजन नहीं है और निर्वाचन, लेखा एवं संपरीक्षा का तंत्र भी एक ही है भारतवर्ष में। तो इस प्रकार भारतीय संविधान आधारिक तौर पर परिसंघीय है, परंतु इसके मूल में राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता की धारणा है। अतः परिसंघीय होते हुए भी यह एकीक प्रणाली पर बल देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रस्तुत वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्वरूप पर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि इस विषय को आप आसानी से समझ गए होंगे और यदि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।